सेफ्टी मेजर के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी लगी। इस चक्कर में 2 बार गाड़ी को ऑन ऑफ कर दिया है, जो तकलीफ वाली चीज़ है वो आने वाली। सो गाइस फाइनली वी हैव द 2024 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। अब देखो ऐसा लगता है ना कि जो स्कॉर्पियो क्लासिक होती है वो ऑन एस्टेरॉयड है, और ऐसे भी भाई इस गाड़ी को अपनी बिग डैडी एसयूवी कहा जाता है, और उस बात की बखूबी निभाती है भाई। और भाई महिंद्रा भी इसे बिग डैडी एसयूवी बोलता है, क्योंकि भाई देखो लुक एंड फील जो है ना, ओवरऑल सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम बिग डैडी वाली निकल के आती। भौकाल टाइट करने वाली जो गाड़ी है अपनी ये स्कॉर्पियो एन। और बाकी अगर मैं आपको बोलूँ ना तो इसमें आपको 2 लाइक पेट्रोल डीजल दोनों में ही आपको ये गाड़ी मिल जाती है। खासकर इस वाले मॉडल के बारे में बात करी जाए तो ये अपनी पेट्रोल वाली वेरिएंट है Z8L मैनुअल ट्रांसमिशन। हालांकि इसमें आपको एक डीजल वेरिएंट भी आती है जिसमें आपको 4x4 का ऑप्शन मिल जाता है। पेट्रोल में हमें कोई भी 4x4 का जो ऑप्शन है वो हमें नहीं देखने को मिलता है। सो कुछ ऐसी मिल जाती है आपको इस गाड़ी की चाबी। आपको नॉर्मल महिंद्रा की जितनी भी सारी गाड़ी आती है उसमें आपको चाबी जो है आपको इसी टाइप की देखने को मिलती है। हालांकि मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है इस की फॉब से। हालांकि इसमें आपको कीलेस एंट्री और स्टार्ट स्टॉप वाला जो बटन है वो मिल जाता है। तो अगर उस हिसाब से इस वाले की को यहाँ से हटा के अगर ये अंदर में ऐसे कहीं लगा देते तो वो एक मतलब और अच्छा हो जाता है। हालांकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, देखो जो महिंद्रा के जितने भी सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं ना वो ये सारी बातें जो है वो कर रहे हैं। तो जस्ट यहाँ पे ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक बात करी जाए फ्रंट प्रोफाइल से, देखो भाई लुक एंड फील जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोली कि भाई प्रॉपर बिग डैडी एसयूवी वाला जो लुक एंड फील है वो देती है। और वैसे ही कुछ हमें यहाँ पे अगर आप इस गाड़ी को सामने से देखोगे तो आपको एकदम लग जाएगा कि भाई एकदम कोई तो ऐसी एकदम भौकाल टाइट करने वाली चीज़ है वो चल के आ रही है। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर एलईडी सेटअप की जो हेडलाइट्स है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड है, इस तरफ में अपनी जो प्रोजेक्टर बेस्ड वाली जो हेडलाइट है वो मिल जाती है। नीचे में आपको फॉग लैम्प मिलते हैं विद DRLs। एंड यहाँ पे इसके जो इंडिकेटर्स है अपनी सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स है, जो रनिंग इंडिकेटर्स आती है वो है। बाकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल से इस गाड़ी में मुझे ऐसा कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा धाकड़ लुक के साथ आती है। यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट सारे कुछ मिल जाते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी को एक बहुत अच्छा एक जो चार्म है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। देखो लुक वाइज मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है इस गाड़ी से। लुक वाइज ये गाड़ी आपको बहुत ही ज़्यादा एक जो बेहतरीन ऑफर कर रही है वो सारी चीज़ें। देखो आप जो प्राइस पे करते हो, इसकी जो बेस मॉडल है वो 16 लाख 16.5 लाख से जो स्टार्ट हो जाती है ऑन रोड पुणे में। और देखो उस हिसाब से अगर आप इसकी जो प्राइस पे कर रहे हो वहाँ पे आपको एक्सपेक्ट होता है कि भाई मेरी जो गाड़ी है मैं जो प्राइस पे कर रहा हूँ मुझे पूरा एकदम भरपूर जो चीज़ें वो मिले। तो महिंद्रा वो चीज़ें बखूबी समझता है, और भाई अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब एक और चीज़ मैं आपको बोलूँ ना तो महिंद्रा की आप जितनी भी सारी लाइनअप्स को देखोगे, अपनी XUV 700 है, स्कॉर्पियो एन है, उधर XUV 300 है, बाकी और भी अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक जो आती है वो है। तो भाई महिंद्रा ये चीज़ बोल दिया है कि मैं अब सीधे ना जो स्कॉर्पियो मतलब जो SUV लाइनअप है मैं उस पर ही फोकस करूँगा। तो वो सारी चीज़ें। बाकी बढ़ते हैं गाड़ी के साइड की तरफ। तो साइड से भी आपको गाड़ी प्रॉपर से जो बिग डैडी वाली जो फील है वो यहाँ पे आपको देगी। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको 17 इंचेस और 18 इंचेस दोनों के ही ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको 245 65 R 17 इंचेस के यहाँ पे आपको जो व्हील्स है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। एंड अपोलो के टायर्स है, ओवरऑल आपको बहुत ही जो अच्छा ग्रिप है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है। और मैं आपको अगर और चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे M+S यानी मड प्लस सैंड, यानी ये जो टायर है ये कैपेबल है अपनी ऑफ रोडिंग के लिए, मड पे भी चलने के लिए, सैंड पे भी चलने के लिए। तो ऑल टेरेन टायर हम इसे बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो फुटस्टेप है वो मिल जाती है। अब SUV के हिसाब से यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिलती है, तो उसमें भी आपको कोई कमी नहीं, आराम से अब इस गाड़ी को लेके जाओ। बाकी आगे और पीछे दोनों में ही अपनी जो डिस्क ब्रेक्स है वो सारे कुछ लगे हुए हैं। ORVM जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी जो ORVM है वो मिलती है और अच्छा खासा विजिबिलिटी आपको यहाँ प्रोवाइड करती है। और सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे निकल के आ रही है। जो विंडो लाइन है, जो विंडो एरिया है वो आपको बहुत बड़ी है। उस वजह से अंदर की जो केबिन स्पेस है वो आपको और थोड़ा बड़ी निकल के आती है, बहुत एरी जो केबिन है वो आपको लगेगा। रूफ फ्रंट मिल जाती है। ओवरऑल गाड़ी को साइड से बहुत ही अच्छा जो यहाँ पे स्पोर्टी नेचर है गाड़ी को, जो SUV होता है ना स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, तो उसकी नेचर को भी बहुत अच्छे से यहाँ पे मैच करता है। आगे अब चलते हैं गाड़ी के रियर साइड से, और रियर में भी आपको ये गाड़ी प्रॉपर, अब देखो बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई ये अपनी स्कॉर्पियो है ना ये प्रॉपर वैगनआर वाली है, तो भाई देखो ज़्यादा बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो ओवरऑल अगर मैं डिज़ाइन को अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डिज़ाइन वाइज मुझे यहाँ पे गाड़ी से कोई कंप्लेंट्स नहीं है। भाई देखो जो डिज़ाइन फैक्टर है वो मैन टू मैन वैरी करती है, तो आपको कैसे डिज़ाइन लग रहा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको स्पॉइलर ट्रीटमेंट जो वो मिल जाती है, हाई स्टॉप लैम्प मिल जाता है। सो अगर आप इसी जो थर्ड रो वाली सीट है उससे जब आप अप कर दोगे तो भाई प्रॉपर आपको इतना अच्छा खासा जो डिसेंट साइज़ का बूट एरिया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लगी, जब मैंने जिमनी की रिव्यू बनाई थी तो जिमनी में क्या हुआ था कि जैसे ही आप इसकी टेलगेट को खोलते वो ऑटोमेटिकली ऐसे पूरा बंद हो मतलब खुल जाती है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ स्कॉर्पियो में नहीं है। आप जिस भी एंगल पे इसे रोकना चाहोगे उस एंगल पे ये गाड़ी मतलब ये जो टेलगेट है ये रुक जाएगी। हालांकि अभी इसको स्लोप पे खड़ी इस वजह से ये बंद हो रही है, नहीं तो आप अगर गाड़ी सीधी खड़ी है ना तो जिस भी एंगल में आप रखना चाहोगे उस एंगल पर ये रुक जाती है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको तो थर्ड रो का सीट अप करने के बाद आपको कुछ इस टाइप की जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब चलिए चलते हैं इसके थर्ड रो पे और वहाँ से जो बातें हैं वो करते हैं। थर्ड रो में जाने के लिए जस्ट आपको ये लीवर पुल करनी है
एंड बहुत ही ईजी जो एक्सेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो मैं यहाँ पे इसके थर्ड रो में आ गया हूँ। अंदर थाई सपोर्ट बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छी नहीं है। अगर नी रूम के बारे में आप ओवरऑल देख सकते हो, मैं एकदम ऐसे ना एकदम सीधे एकदम पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ और मेरी हाइट है 5'10", जस्ट फॉर ए रेफरेंस। नी रूम यहाँ पे एकदम नहीं है। हालांकि अगर मैं सम अप करके बोलूँ तो भाई ये वाली जो अपनी थर्ड रो वाली सीट है ये सिर्फ बच्चों के लिए है, तो यहाँ पे कोई बड़े बैठने की ये मत करना, कोशिश मत करना कोई बहुत यहाँ पे जो तकलीफ वाली चीज़ है वो आने वाली। बाकी सीट्स बच्चों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल रखी गई है। कुशनिंग वगैरह, हेडरेस्ट आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे इस गाड़ी के मिडिल रो पे। सो यहाँ पे अगर मैं गाड़ी के अंदर आऊँ तो देखो, सबसे पहली चीज़ नी रूम आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हेडरूम है वो मेरी हाइट है 5'10", जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उस हिसाब से जो हेडरूम है वो भी आपको काफ़ी डिसेंट यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे जो अंदर थाई सपोर्ट है वो आपको डिसेंट मिलती है, उतनी ज़्यादा कुछ अच्छी अंदर थाई सपोर्ट मुझे नहीं लगी। बाकी यहाँ पे सीटिंग को अगर मैं बोलूँ ना तो सीटिंग ओवरऑल बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पे जो मुझे थोड़ी यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि अंदर थाई सपोर्ट यहाँ पे और थोड़ी अच्छी हो सकती थी। बाकी यहाँ पे मिडिल में है तो यहाँ पे आपको मिल जाती है इसमें एसी वेंट्स रियर कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे आपको जो ब्लोअर का स्पीड है वो सेट करने का दिया है, एंड टाइप सी वाली जो चार्जिंग का जो सॉकेट है वो मिल जाता है। बाकी कुछ इस टाइप का आपको दिखता है इसका डैशबोर्ड। अब देखो डैशबोर्ड के हिसाब से मैं अगर बोलूँ ना तो डैशबोर्ड भी और आपको काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम जो चीज़ है वो यहाँ पे ऑफर करता है। एक काम करते हैं आगे चल के बात करें। सो स्टार्ट करते हैं ड्राइवर डोर से। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एंड इसमें आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड वाली जो पावर विंडो वो आपको वन टच अप एंड डाउन है, तो वो सारी चीज़ें। अब इसकी गेट आपको काफ़ी यहाँ पे हेवी जो फील है वो यहाँ पे देगी। और ओवरऑल सेफ्टी को अगर यहाँ पे देखें तो सेफ्टी में आपको डुअल एयर बैग्स, ABS, EBD वो सारे जो फीचर्स है वो आपको एज एन स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे अगर इस वाले वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 6 एयर बैग्स वगैरह सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बट उसके बाद भी यहाँ पे ये जो अपनी गाड़ी है ना, ये अपनी ग्लोबल एनकैप में 0 रेटिंग के साथ आई थी, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा एक कंसर्न है। हालांकि ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स में यहाँ पे आपको कोई जो कमी है वो यहाँ पे आपको नहीं करी गई है। अब गाड़ी के अंदर आने के बाद देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये अपनी पेट्रोल वाली जो वेरिएंट है वो आती है। अब ओवरऑल अगर मैं रिफाइनमेंट के बारे में बात करूँ, आपको पेट्रोल इंजन बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिफाइंड है। गाड़ी अभी स्टार्ट है, मुझे ऐसा पता भी नहीं चल रहा है कि गाड़ी जो है अपनी स्टार्ट है। मैंने इस चक्कर में 2 बार गाड़ी को ऑन ऑफ कर दिया है, तो वो सारी चीज़। बाकी यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों ही मिल जाती है। पेट्रोल में आप अपने हिसाब से वहाँ पे ट्रांसमिशन चूज कर सकते हो। सेंटर कंसोल पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है विद सराउंड सिस्टम, अपनी सोनी की प्रीमियम सराउंड सिस्टम के साथ आती है। बहुत ही जो टच रिस्पॉन्स है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिलता है, उसमें आपको कोई भी जो दिक्कत है वो नहीं मिलती है। बट जो दिक्कत मुझे यहाँ पे क्या लगी ना कि इसके अगर मैं आपको कैमरा दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ये तो अपनी फ्रंट कैमरा है। ओवरऑल मैं आपको बोलूँ तो कैमरा की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। अगर मैं इसका रिवर्स पार्किंग मतलब रिवर्स भी कैमरा ऑन करूँ तो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी की जो अपनी कैमरा है वो यहाँ रखी गई है। और बहुत लोगों की कंप्लेंट्स भी रहती थी कि भाई इसकी जो अपनी कैमरा उसे यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव करने का ज़रूरत है, तो वो चीज़ है। यहाँ पे आपको डुअल AC कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको SOS के बटन, सारे जो बटन है वो आपको मिलते हैं। हालांकि ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो लगती है, इस टाइप के बटन जो है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगती है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको जो थोड़ी बहुत जो स्पेस है वो आपको मिल जाती है आर्मरेस्ट के अंदर। ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे वो बहुत अमेजिंग मिलती हैं। इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स, इस तरह पे है तो यहाँ पे आपको ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इस तरह पे आपको क्रूज कंट्रोल एंड ये जो अपनी छोटी सी MID ASO कंट्रोल करने की जो बटन है वो आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। अब देखो डिजिटल और एनालॉग का अपना मजा है, और मेरी पर्सनली जो प्रेफरेंस है वो अपनी एनालॉग की तरफ जाती है। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलता है, स्पीड मीटर मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपकी छोटी सी MID है, यहाँ पे आपको सारे जो फीचर्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड भाई देखो बहुत ही अमेजिंग जो फीचर्स है वो सारे आपको यहाँ पे तो मिलते ही हैं। साथ ही साथ इसमें ड्राइवर के रिलेटेड जितनी भी सारी इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं ना वो सब कुछ आपको इसके जो स्पीडोमीटर कंसोल है उस पर मिल जाती है, तो उसमें आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे सीटिंग के बारे में बात करूँ तो इस एंगल पे आप गाड़ी चलाओगे एंड काफ़ी अच्छा खासा आपको जो व्यू है वो आपको मिल जाएगा इसके रोड से, मतलब इसकी विजिबिलिटी में आपको ऐसा कुछ ज़्यादा कमी नहीं है। हालांकि ये वाली पार्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो विजिबिलिटी वाला पार्ट है उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्शन कर सकती है। जब आप इस गाड़ी को टर्न करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लाइंड जो स्पॉट है वो यहाँ पे आपको क्रिएट करेगी। यहाँ पे आपको जो ग्लव बॉक्स है वो आपको काफी डिसेंट साइज की मिल जाती है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलती है लाइट्स के साथ, एंड यहाँ पे जो आपको सनरूफ है वो मिल जाती है काफी डिसेंट, और एक ओवरऑल SUV के हिसाब से यहाँ पे जो सनरूफ की साइज है मुझे ठीक लगी। हालांकि पैनोरामिक सनरूफ होता है तो भाई मजा ही आ जाता है यहाँ पे। बाकी अब ड्राइवर सीट की कंफर्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो देखो ड्राइवर सीट आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे होल्ड करती है, मतलब ये सारी जो आप पार्ट देख पा रहे हो नहीं बहुत अच्छे से यहाँ पे होल्ड
करता है ड्राइवर को। और आप कॉर्नर्स पे भी आप बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये गाड़ी आप घूम रही है एंड आप इस साइड जा रहे हो उस टाइप से। हालांकि बॉडी रोल है आपको इस वाले स्कॉर्पियो एन में, बट आपको जो ड्राइवर की जो सीट है वो आपको अच्छे से यहाँ पे होल्ड करके रखती है। बाकी इसके इंजन को देख लेते हैं, फिर बाकी की बातें वहीं से हम करते हैं। भाई हालांकि इसकी ये वाली जो हुड है ना, ये बहुत ऐसे मतलब हैवी है, वो फील होती है। अब एक चीज़ मुझे और क्या अच्छी लगी कि मैंने हज़ार्ड लाइट ये सब कुछ और नहीं करा था, मैं जस्ट निकला, इसकी जो हुड है उसे ओपन किया है तो हज़ार्ड लाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन होगी। तो ये एक सेफ्टी मेजर के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी लगी। बाकी यहाँ पे पूरी इंजन गंदी हो रखी है। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों देखने को मिल जाती है। आप पेट्रोल इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 200 bhp का पावर एंड 380 Nm का टॉर्क मिल जाता है ऑटोमेटिक में, एंड 370 Nm का टॉर्क मिलता है मैनुअल में। डीजल में बात करें तो 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल जाती है और 370 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है मैनुअल में, 400 Nm का टॉर्क मिलता है आपको ऑटोमेटिक में, एंड 172 bhp की जो पावर है वो आपको इसकी जो डीजल इंजन है वो निकाल के देखती है। तो भाई पावर के मामले में यहाँ पे आपको गाड़ी में कोई भी ऐसी सच कुछ कमी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली। सो गाइस अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि क्या आपको स्कॉर्पियो एन के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो आपको देखो दो चॉइसेस यहाँ पे मिल जाते हैं, एक तो पेट्रोल और एक डीजल। पेट्रोल में आपको मिल जाती है 2000 सीसी की इंजन और डीजल में आपको मिल जाती है 2.2 लीटर का इंजन। अब देखो अगर आप एक 4x4 लेने पे जाना चाह रहे हो, देखो आप ऑब्वियस आप इतनी सारे पैसा लगाओगे तो आपको 4x4 यहाँ पे चाहिए होगा, आपकी एक रिक्वायरमेंट होगी 4x4। तो अगर आप 4x4 लेना चाह रहे हो तो आप इसके डीजल के साथ जा सकते हो। डीजल में आपको 4 एक्सप्लोर मिल जाती है, 4x4 आपको मिल जाती है डीजल में, एंड उसमें आपकी जो ड्राइवेबिलिटी है वो आपको और ज़्यादा वहाँ पे बेहतरीन निकल के आती है। अब देखो बड़ी एसयूवी है तो भाई आपको डीजल ही वहाँ पे एक जो प्रेफरेंस है वो लोग वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपनी डीजल वाले वेरिएंट को। बाकी देखो फीचर वाइज यहाँ पे आपको कोई कमी नहीं है। ओवरऑल गाड़ी आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे फीचर्स ऑफर करती है। सीटिंग कंफर्ट आपको अच्छा है, आप इस गाड़ी को लॉन्ग टूर लेके जा सकते हो तो वो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें है। बाकी कैमरा वगैरह आपको काफ़ी डिसेंट क्वालिटी की है। बाकी ये वाली चीज़ अगर आप देखोगे तो ये अपनी एज अ नेसेसरी लगी हुई है, अपनी डैश कैम की तरह ये काम करती है, तो वो बात है। बाकी ओवरऑल इंजन आपको काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है पेट्रोल वाली, और डीजल भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट वहाँ पे ऑफर करती है। बाकी आई होप आपको इस वाली वीडियो से एक प्रॉपर अंदाजा लग गया होगा कि आपको स्कॉर्पियो एन के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर अगर आप स्कॉर्पियो एन लेना चाह रहे हो तो आपको डीजल या ऑटोमेटिक के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। बाकी अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहाँ पे डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज अच्छा मोटो साइनिंग ऑफ।